नमस्कार एक बार और आपका स्वागत है दिल से स्टोरीज पे। आज हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण गेस्ट हैं, प्रकाश गर्ग जी। नमस्कार। नमस्कार। पराग जी। अपना परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस के लिए प्लीज। अम, तो मेरा नाम प्रकाश गर्ग है और मैं छत्तीसगढ़ बतौली का रहने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ सेंट्रल इंडिया में आता है एंड बतौली इज द कंट्री साइड ऑफ द स्टेट। I did my primary education from the village itself, and for higher education I moved to the city part of the same state, Chhattisgarh. Inclination मेरा आर्ट में शुरू से रहा है, but with God's grace I managed to make it full time profession recently. Not recently, but it's been 8 years already. वेरी नाइस। और मेरा नाम डॉक्टर पराग भारद्वाज है। तो चलिए शुरू करते हैं आपसे क्वेश्चन आंसर का सेशन हमारा। तो Yes, yes, please. आपने बोला आप आर्टिस्ट हैं। बचपन से आपको आर्ट में रुचि रही है, लेकिन जब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देखते हैं तो उसमें आपने अपने आप को इंटीरियर डिज़ाइनर बताया है। हाँ 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 हाँ। तो ये जर्नी बताइए कैसा आप फुल टाइम आर्टिस्ट हो या फुल टाइम इंटीरियर डिज़ाइनर हो या ब्लेंड करते हो आप दोनों को? इंटीरियर डिजाइनर बनना एक कोइंसिडेंस ही था मेरी लाइफ का। तो बेसिकली आई एम अ फुल टाइम पेंटिंग आर्टिस्ट और मैं पार्ट टाइम इंटीरियर डिजाइनर हूँ अभी की डेट में। थोड़े टाइम पहले तक इट वाज नॉट लाइक दिस। आई वाज मोर ऑफ एन इंटीरियर डिजाइनर बिकॉज एज एन आर्टिस्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मुझे नॉलेज है थ्रू आउट ग्लोबली ऐसा है कि बीइंग एन आर्टिस्ट अब स्टैंड करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो द सेम हैपेंड विद मी। तो वो स्टैंड अपने आप को स्टैंड करने के लिए मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग स्टार्ट की थी। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम मैंने स्टार्ट किया था, दैट वाज इन 2016। आई डिडंट डू एनी कोर्स इन इंटीरियर डिजाइनिंग, बट आई लर्नड with the experience of the workers and the contractors, and I played the designing part and it came out very well. तो मैंने डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स भी कई सारे किए between 2017 and 2020, बट फिर अभी मैं फुल ज्यादा ज्यादा काम पेंटिंग आर्टिस्ट के जैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बताइए थोड़ी नॉलेज एक्सपेंड करने के लिए कि जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर का रोल एक्चुअली क्या होता है। जैसे आपने बताया कंस्ट्रक्टर्स के साथ हम्म आपने काम करा, तो हम्म 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 हम्म। इंटीरियर डिज़ाइनर ज़्यादातर कंस्ट्रक्टर्स के साथ साथ काम करते हैं जो उस घर में निवास करने वाले हैं, उन लोगों के साथ काम करते हैं, क्योंकि हर एक का टेस्ट यूनिक होता है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम बेसिकली होता है घर के इंटीरियर स्पेस को मॉडिफाई करना या डिजाइन करना। तो मेरा काम कम रहता है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। और इनिशियली जब मैंने काम स्टार्ट किया तब मेरा काम सिर्फ घर बन जाता था, उसके बाद उसके अंदर के एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई करना होता था। बट जब मैंने एज एन इंटीरियर डिजाइनर ग्रो किया, जब मैंने अपना नॉलेज ग्रो किया, मार्केट रिसर्च किया, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, इसको भी और अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। तो व्हाट नाउअडेज आई स्टार्टेड इज कंस्ट्रक्शन जब होता रहता है तभी द क्लाइंट हायर्स मी, या फिर वो किसी डिजाइनर को हायर करते हैं और वो कंस्ट्रक्शन के साथ ही साथ इंटीरियर डिजाइनिंग के इनपुट्स लेते हैं, ताकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी कोई मॉडिफाई, कंस्ट्रक्शन के बाद कुछ मॉडिफिकेशन ना हो। और साथ ही साथ ज्यादा कंसर्न रहता है हमारे काम में क्लाइंट सेटिस्फेक्शन का, क्लाइंट के टेस्ट का। तो हमारी मीटिंग ज्यादातर होती है क्लाइंट्स के साथ। उनका इंक्लिनेशन क्या है, टेस्ट इंडियन है, वेस्टर्न है, मॉडर्न है, कंटेम्प्ररी है, यू नो कई लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल आर्ट लुक पसंद करते हैं। दे वांट देयर होम टू लुक लाइक होम, एंड ऑन द अदर साइड सम पीपल लाइक देयर होम टू लुक लाइक अ होटल। तो ये थोड़े अलग अलग टास्क होते हैं, तो यू हैव टू बी वर्सेटाइल, मुझे ऐसा लगता है। व्हेन यू टॉक अबाउट इंटीरियर डिजाइनिंग तो आपको काफी ज्यादा टेस्ट का थोड़ा 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 नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट। हाँ, ऐसे ही लग रहा है, काफ़ी मुश्किल काम लगता है क्योंकि कभी कभी नहीं, लोगों मुश्किल को। तो नहीं, मुश्किल नहीं रहा। नहीं, अब जैसे डॉक्टर्स के पास आते हैं पेशेंट्स, कभी कभी हम कहते हैं देखो ये है वो है, तो वो नाराज हो जाते हैं। तो मुझे अंदाजा आ रहा है कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा कभी कभी कि आपने जैसा आपको लगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपने काम कर दिया, लेकिन क्या पता क्लाइंट को अच्छा लगे या ना लगे। हाँ, तो ये वाले पार्ट में मैं थोड़ा सेफ प्ले करता हूँ। बिकॉज
ये ऐसा होता है कि इंटीरियर डिजाइनिंग के काम दो तरीके से होते हैं जो लोग काम करते हैं। एक होता है डिजाइनिंग बेसिस पे एज ए डिजाइनर काम करना, और दूसरा एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करना, जिसको इंटीरियर डिजाइनिंग के लैंग्वेज में टर्न की प्रोजेक्ट बोला जाता है। इसका मतलब होता है आई चार्ज अ लम सम अमाउंट टू माय क्लाइंट, और सारी चीजें मैं हैंडल करूंगा, इंक्लूडिंग फ्रॉम द प्रोक्योर, लाइक मटेरियल प्रोक्योर करना, और अलग अलग लोगों से डील करना। बट मेरे काम में ऐसा नहीं होता, मैं सिर्फ अपनी डिजाइनिंग फी चार्ज करता हूँ, ना कि लमसम अमाउंट। और मैं डिजाइनिंग वाला पार्ट सिर्फ प्ले करता हूँ, तो क्लाइंट का पूरा पूरा इंटरफेरेंस रहता है मेरे काम में। इसलिए मैं टाइम टाइम से उनसे मीटिंग करते रहता हूँ, उनके डाउट सॉल्व करते रहता हूँ। तो जनरली ऐसा नहीं होता कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिले क्लाइंट को आफ्टर द डिजाइन, विच इज अ वेरी गुड थिंग। काफी स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपकी। थैंक यू। तो अब मैं आपको, आई वोंट पुट यू ऑन द स्पॉट, लेकिन जैसे घर में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम होता है तो हर परिवार में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लोग अपनी इनपुट देते हैं। तो यस। आप क्लाइंट से तो मिलते हो, लेकिन क्लाइंट का नंबर एक से ज़्यादा होता होगा काफ़ी बार। तो हाँ। आपको मतलब एम्पायर का भी काम करना पड़ता है कभी कभी। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में मुझे ये चीज समझ में आई। ऑब्वियसली जब मैं स्टार्ट कर रहा था तब मेरे माइंड में क्वेश्चन नहीं था, और मुझे लग रहा था इट इज इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, आपकी एक पर्सन के साथ मीटिंग क्लियर हो गई, टेस्ट क्लियर हो गया, कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन, मटेरियल सिलेक्शन क्लियर हो गया। बट जब वो चीजें एग्जीक्यूट होती रहती हैं तो वो किसी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन को पसंद नहीं आती। तो फिर मैंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीजें लिखनी स्टार्ट की कि आपको, मैं जब किसी पर्सन से मीटिंग कर रहा हूँ ड्यूरिंग द डिजाइनिंग, तो दैट विल बी द ओनली पर्सन हु विल कन्वे द मैसेज टू मी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। तो फैमिली में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उस पर्सन के थ्रू ही आएगा। किसी थर्ड पर्सन से, फोर्थ पर्सन से मुझे डायरेक्टली मीटिंग नहीं करनी होती थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। वेरी स्मार्ट। तो क्योंकि जब एक पर्सन मुझे बोला है कि आपको, सपोज फॉर एग्जांपल, आपको येलो कलर देना है, कोई फैमिली मेंबर को पसंद नहीं आया, उसने रेड बोला, तो वो उसी पर्सन को कन्वे करेगा। आप समझ रहे हो? तो वो फिर हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंट हो पता है जाता है। यस। जिस फील्ड में मैं हूँ, हॉस्पिटल और पैडिव केयर में, तो जैसे पेशेंट की अगर हालत नाजुक है तो बार बार हम बात नहीं कर सकते 10 15 20 फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो या तो हम हम्म। कहते हैं सर, या तो सब एक साथ आ जाओ, या फिर एक एक कांटेक्ट पर्सन रखो, फिर उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करेंगे। करेक्ट तो करेक्ट। तो इट वही इट वाज स्ट्रेटेजी, आप सेम तो वे। बिल्कुल हाँ डॉक्टर का काम कर रहे हो एक तरह से आप भी। घर का डॉक्टर, यू कैन से इट्स अ वेरी स्मॉल रोल एज कंपेयर टू हाँ। डॉक्टर। लेकिन यहाँ पे पता है बड़ी विचित्र बात है, मैंने सुना है बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट से कि जब घर घर का घर लग जब कपल्स और फैमिलीज घर ढूंढते हैं, और जब उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन या इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, तो काफ़ी समय इतनी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की डाइवोर्स हो जाता है कपल्स का। तो आपने भी हो विचित्र सकता है स्थितियों ऐसा से, वहां पे। हाँ विचित्र स्थितियों से आप भी गुजरे होंगे कभी कभी, है ना? तभी आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेज में ये सब ऐड कर दिया है। तो हाँ, आ, ये वाला आपको एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बताऊं मैं तो। हाँ, बताइए। ऐसा रहा है कि इंटीरियर डिजाइनिंग करते करते इतना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि प्रोजेक्ट ही बंद हो जाता है। मतलब उसके बाद वो डिजाइनिंग का काम ही बंद हो जाता है, नॉट जस्ट जी। मी, बट वो कैंसिल ही कर देते हैं डिजाइन कराना। ऐसा भी अच्छा, हुआ है। तो चलो, अभी तक शादी तो नहीं तोड़वाई आपने कोई? तो नहीं। आपका ट्रैक रिकॉर्ड आगे भी ऐसा ही रहे, है ना? तो अच्छा, एक बात बताइए, तो रुचि बेसिकली आपकी है पेंटिंग और आर्ट में। तो जहाँ तक मैंने देखा है, आप पूरी दीवार पे आर्ट वर्क करते हैं। तो उसका थोड़ा प्रोसेस बताइए। जैसे हम जैसे लोगों ने तो स्कूल में भी आर्ट वर्क करा है, तो वाटर कलर्स लेके थोड़ी पेंटिंग कर दी, लेकिन आपका प्रोसेस क्या है? तो बेसिकली आर्ट वर्क करने के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर वर्क में तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आई कैन डू आर्ट वर्क ऑन दिस सिंपल वॉल, जो बिल्कुल प्लेन पेंटेड वॉल है। तो मेरी प्राइमरी चॉइस यही होती है कि वॉल इस तरीके से रेडी हो। और अदरवाइज कई बार ऐसा रहता है कि क्लाइंट, यहाँ पे वॉल टेक्सचर्ड वॉल होती है, अप डाउन वॉल होती है, तो उसके हिसाब से आर्टवर्क डिफरेंट होता है।
और अगर ऐसा वॉल ऑलरेडी मुझे फाइन किया हुआ मिला है, तो इसमें मैं एक्रेलिक पेंट यूज करता हूँ, जो एवर लास्टिंग होता है फॉर इंटीरियर वॉल्स। और अगर वॉल एक्सटीरियर में है तो फिर मुझे इसके ऊपर एक यूवी, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, वेदर प्रूफ करने के लिए मुझे एक सीलिंग कोट करना पड़ता है। दैट्स इट। वेरी नाइस। तो लेकिन जो बेसिक बैकग्राउंड में जैसे आपने दीवार को दिखाया, उस पे कोई पर्टिकुलर तरह का पेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपके प्रोसेस में इंटरफेरेंस ना हो? नहीं, इस पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन डेफिनेटली पेंट में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी आ रही है। और ये मुझे तब पता चला क्योंकि मैं इंटीरियर डिजाइन की फील्ड में हूँ। क्योंकि मुझे भी अलग अलग तरीके की वैरायटी का पेंट कराना पड़ता है। कई सारे पेंट ऐसे रहते हैं डिस्टेम्पर जैसे, जो बहुत एब्जर्व करते हैं वाटर। कई पेंट प्लास्टिक पेंट होते हैं, इमल्शन पेंट होते हैं जो आजकल आ रहे हैं, जो वाटर एब्जॉर्ब उतना नहीं करते। तो इट्स इजी फॉर मी टू पेंट ऑन द इमल्शन पेंटेड वॉल। ऐसी वॉल जिस पे प्लास्टिक पेंट है उस पे पेंट करना इजी होता है। बट दैट इज नॉट समथिंग जो मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूँ अपने क्लाइंट को कभी भी। क्योंकि अब मैं नहीं कहूंगा कि मुझे आर्ट वर्क करना है इसलिए आप अपनी पूरी वॉल से इमल्शन पेंट कराओ। इट विल बी इट विल कॉस्ट बॉम्ब टू एनी क्लाइंट। नहीं, लेकिन इसलिए कुछ वो, कभी कभी, सॉरी एक बात, कभी कभी पेंट उतरने भी लगता है ना, तो आप ऐसा तो नहीं करना चाहते कि यस, पेंटिंग आप पूरी बना दो और फिर पेंट उतरने लगे? हाँ हाँ हाँ, ये चीज डेफिनेटली मैं चेक करता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा नहीं होता। अगर वॉल की कंडीशन खराब है तो ऐसा हो सकता है। और कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप जब आर्ट वर्क कर दे रहे हैं, वी आर स्पेंडिंग सो मच, तो ये आर्ट वर्क कितने दिन लास्ट करेगा। अगर सपोज ये एक बेसिक से इंटीरियर वॉल है तो वो आर्ट वर्क उतना लास्ट करेगा जितना वॉल का पेंट लास्ट करेगा। दिस इज माई आंसर। अगर वॉल का पेंट कल उतरता है तो आर्ट वर्क विल वैनिश टुमारो। अगर ये 10 साल चलता है तो 10 साल भी चलेगा। बिकॉज मैंने आर्ट वर्क स्टार्ट किया तो 2014 में वॉल पे करना। और ऐसी साइट्स हैं, ऐसे उस टाइम में ज्यादातर मुझे जो ऑर्डर्स मिले थे वो होटल के थे, है ना, रिसोर्ट के थे। अंबिकापुर जो मेरे पास, मेरे घर के पास वाला शहर है, वहां के। तो आज भी अगर वहां कोई शादी होती है तो मैं एज ए गेस्ट जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो आर्ट वर्क मेरे बनाए हुए आज भी हैं। तो वो 9 साल हो गए ऑलरेडी उस वर्क को किए हुए। तो ये इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। तो टिपिकली लाइफ क्या होती है उस आर्ट की? जैसे आपने बताया अभी 9 साल तो हो गए हैं उसको, तो इट विल लास्ट टिल द वॉल विल लास्ट, और जब तक वो पेंट उसका ठीक रहेगा, दीवार का। हाँ, तो दो ये चीज पे हम्म। डिपेंडेंट करता है ये। एक तो उसको कितना ज्यादा वेदर से एक्सपोज्ड है ना। अगर वेदर से एक्सपोज्ड है, उस पर सनलाइट आ रही है, तो मैं कितना भी कहूँ बट एक पेंट की लाइफ है। द सनलाइट इट कैन फाइट टिल एन एक्सटेंट। उसके बाद फिर वो फेड होने लगता है। तो एक वो फैक्टर होता है। अगर वो फैक्टर नहीं है, इट्स कम्प्लीटली इंटीरियर वॉल, तो फिर इट्स एवर लास्टिंग। 25 साल भी उसको कुछ नहीं होना जब तक वॉल का कलर कुछ नहीं होगा। वेरी नाइस। तो जैसे किसी कारण फेड होने लगा, या अब घर में दीवार है, कुछ गिर गया दीवार पे, है ना, कुछ और कलर, तो रिवीजन के लिए बुलाते हैं लोग कि भैया थोड़ा इसमें दोबारा, इसमें फाइनल अब अभी टच तक ऐसा काम नहीं पड़ा है। इसकी दो रीजन है, क्योंकि मैं एक जगह पे ऐसा बेस्ड भी नहीं हूँ। जनरली मैं आई ट्रैवल थ्रू आउट इंडिया फॉर वॉल आर्ट प्रोजेक्ट्स। तो इसलिए लोगों को ऑलरेडी एक चीज माइंड में चीज क्लियर होती है कि वी कैन नॉट कॉल देम फॉर मॉडिफिकेशंस। तो लोग बहुत संजो के रखते हैं आर्ट वर्क्स को। इनफेक्ट हाँ, डेफिनेटली अगर कोई आर्ट वर्क हो गया है तो फिर लोग जरूर पूछते हैं कि इसको किस किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि वो लोगों के अप्रोचेबल एरिया के बिल्कुल बाहर रहे। तो इधर दे पुट सम प्लांटर्स इन फ्रंट ऑफ द वॉल, और पुट सम काउच, ऐसा कुछ भी टू प्रोटेक्ट दैट वॉल। आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि वो आर्ट वर्क जो आप बनाते हो वो बहुत ही सुंदर है। तो थैंक यू वेरी यू मच। नो, और अभी आप देखिए कि जो लोग मेहनत करते हैं, एंड ऑफ द डे दे कम होम एंड दे चूज यू टू डू द आर्ट वर्क, नो दैट्स अमेजिंग, क्योंकि उनको भी उन they get peace of mind, they enjoy it, you know. So it's like a therapy, right? थैंक यू वेरी मच। तो एक बात बताइए, जैसे अ, अब जब हम बचपन में कुछ पेंटिंग वेंटिंग करते थे, तो पहले हम उसका रफ ड्रॉ करते थे, रफ वर्जन, फिर उस पर पेंटिंग शुरू करते थे, और मान लो अगर पेंटिंग में गड़बड़ हो गई, पन्ना पलटा, दूसरे पेज पे शुरू कर दिया। अब आप तो काम करते हो दीवार पे, है ना? हाँ। तो
तो अगर मान लो कोई गड़बड़ हो गई, फिर क्या करते हो आप? जनरली गड़बड़ होने के चांसेस मेरे ख्याल से, अब ऐसा तो नहीं कह सकता कि 0% है, बिकॉज इंसान है तो गड़बड़ी हो ही सकती है, पर चांसेस बिल्कुल 1% होते हैं। रीजन ये होता है कि अगर हम कोई फ्लोरल आर्ट कर रहे हैं, सपोज कोई ट्री बना रहे हैं, ब्रांचेस बना रहे हैं, बर्ड्स फ्लावर्स बना रहे हैं, तो उस पे तो गड़बड़ होने के चांसेस ही नहीं होते। कहीं पे एक्स्ट्रा ड्रिप हो गया तो आप वहां पे भी एक फ्लावर बना दो, इट्स दैट इजी। लेकिन अगर कोई कंसेप्ट आर्ट है या कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग है या कोई फिगर ड्राइंग है वॉल पे, तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं पहले उसे आईपैड में या फिर ऑन पेपर एक रफ स्केच कर लूं। ऑन वॉल ऑल्सो मैं पहले चौक से एक स्केच करता हूँ, ताकि मेरे माइंड में एक स्ट्रक्चर क्लियर रहे। स्ट्रक्चर, खासकर आप जब फिगर्स ड्राइंग कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो प्रपोर्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ऐसा नहीं हो कि सर बहुत बड़ा हो गया, बॉडी छोटी हो गई। एक बार ऐसा मुझे लगा था, क्योंकि मैं चौक से, देयर वाज अ ह्यूज वॉल, 10 फीट बाय 25 फीट की वॉल थी, और मुझे उसमें कृष्णा ड्रॉ करना था प्लेइंग फ्लूट अबव अ माउंटेन, ऐसे माउंटेन बना के। तब मैंने ड्रॉ किया, तब तक इट वाज फाइन बिकॉज आई वाज स्टैंडिंग इन अ लेडर, ऊपर, एक लेडर के ऊपर। जब मैं नीचे आके देखा, तो मैंने देखा कि अरे, मैं जब बना रहा था तो कृष्णा का फेस ऐसा था, बॉडी ऐसी थी, मैं लेडर के ऊपर ऐसे बैठा हुआ हूँ, तो मैं ऐसा बॉडी बना रहा था, ऐसा फेस बना रहा था। जब मैं नीचे आके देखा तो बॉडी इतनी छोटी सी हो गई थी और फेस बहुत बड़ा हो गया था। तो फिर उस टाइम पे मैंने लेडर को ऊपर नीचे करके पहले ड्रॉ किया परफेक्टली, और फिर जब मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ दिस इज एज पर अ प्रपोर्शन, तो फिर मैंने उसे पेंट करना स्टार्ट किया। ग्रेट। तो कभी ऐसी नौबत नहीं आई आज तक कि आपको पूरा, या तो दीवार गिरानी हो या फिर दोबारा पेंट विद करना गॉड्स हो? ग्रेस नहीं, अभी तक तो ऐसी नौबत नहीं आई। चलिए, तो मैंने देखा आप इंडिया में ही नहीं, मुझे पता नहीं था आप पूरे इंडिया इतना ट्रैवल करते हो, और आप विदेश भी जा चुके हो अपना आर्ट एग्जीबिशन के लिए, यस यस। है ना? हाँ हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताइए, एक्सपीरियंस क्या, फोकस था, हाउ वाज इट रिसीव्ड? पहली बार मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल था बहरीन का। सो देयर वाज अ कंपटीशन, देयर वाज अ पेंटिंग कंपटीशन, इंटरनेशनल पेंटिंग कंपटीशन व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्रिंस ऑफ बहरीन in 2016, and I participated in the competition. वहां पे मैं टॉप 10 में सिलेक्शन हो गया मेरा। सो बहरीन की गवर्नमेंट ने हमको बुलाया वहां पे पार्टिसिपेट करने को, मतलब फर्दर कॉम्पिटिशन्स में। और जब मैं बहरीन गया तो इट वाज द होल इवेंट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ बहरीन। वहां जाके आई डोंट नो हाउ, बट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं पहले स्थान पे आ गया। And the competition was among 111 countries and 5,507, 5,500 some artists. और फैंटास्टिक। मेरी पेंटिंग फर्स्ट पोजीशन पे आई, एंड आई गॉट चांस टू पुट अ सोलो एग्जीबिशन इन बहरीन, जहाँ पे काफी ज्यादा आर्ट के समझदार लोगों को बुलाया गया था। और ऐसा मेरा पहला जर्नी रहा आर्ट वर्क का। इसके बाद मैं पेंटिंग के लिए ही, पेंटिंग के बारे में सर्च करने के लिए, कुछ कल्चर को जानने के लिए आई वेंट टू फिलीपींस। वहां पे मैंने एग्जीबिशन नहीं लगाया था, और ना ही इट वाज एनी कंपटीशन। आई जस्ट वेंट देयर फॉर सम रिसर्च, कि मैं जानना चाहता था कि दुनिया के अलग अलग पार्ट में क्या क्या कल्चर है। मुझे कल्चर एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड देन आई वेंट टू श्रीलंका फॉर अनदर पेंटिंग एग्जीबिशन, and then I went to Dubai recently during COVID in 2020 for World Art Dubai. वेरी नाइस। तो जैसे बहरीन आप गए, दुबई गए, वहाँ पे तो काफ़ी इंडियंस भी हैं, तो बट इट साउंड्स लाइक दीज वर इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। वेरी नाइस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। तो बेसिकली दुबई वाला एग्जीबिशन वाज द सेल्फ स्पॉन्सर्ड एग्जीबिशन। वर्ल्ड आर्ट दुबई एक ओपन प्लेटफॉर्म है जो आर्टिस्ट को अलाउ करता है कि यू कैन कम एंड एग्जिबिट योर आर्ट वर्क। इसके लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है कि आपको अपने कुछ आर्ट वर्क, आई डोंट रिमेम्बर, बट शायद 7 से 10 कुछ आर्ट वर्क आपको भेजने होते हैं। अगर उनके स्टैंडर्ड को मैच हुआ तो दे अलाउ यू, यू पे एंड पार्टिसिपेट, एज सिंपल एज दैट। बट बहरीन वाला ऐसा नहीं था। वहां पे देयर वाज इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, द एंट्री वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, एनबीएच इंटरनेशनल यूथ क्रिएटिविटी अवार्ड, व्हिच हैपेंस ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर। 1 या 2 साल में वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड इवेंट होता है। भाई उसमें तो मेरे ख्याल से जैसे आप बता रहे हो, वो तो इंटरनेशनल कंपटीशन हो गया एक तरह से।
है हाँ ना? हाँ करेक्ट, दैट वाज अ प्योरली कंपटीशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अच्छा, एक दो सवाल और आ रहे हैं दिमाग में। जैसे आप दीवार पे आर्ट वर्क शुरू कर देते हो तो ऑन एन एवरेज टाइम कितना लगता है? हम्म, ये वैसे कंप्लीटली डिपेंड करता है, आर्ट वर्क किस टाइप का आर्ट वर्क है, कितना डिटेल्ड आर्ट वर्क है। अगर आपको मैं अभी तक का मिनिमम ऐसा बताऊं तो शायद आधे घंटे में भी आर्ट वर्क हो जाता है। लाइक yesterday only I did an artwork on the upper floor and it took me around 2 hours to complete that work. और अभी तक जो सबसे ज्यादा लगा है that was 5 day time। मैंने एक आर्टवर्क बनाया था गोपाला। उस आर्टवर्क का नाम था कृष्ण जी ऐसे गाय को हक करते हुए। इट वाज अ होल वृंदावन सीन इन द बैकग्राउंड। सो इट टुक मी दैट लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट। तो एक बात बताइए, अब जैसे आप बता रहे थे बचपन में आपको आर्ट में रुचि थी, तो एक साथ ये व्हाट ड्रू यू टू द वॉल पेंटिंग्स, और आप सिर्फ वो नहीं करते, आप स्कल्पचर्स पे भी ड्राइंग वो पेंटिंग करते हो, है ना? तो आपका फोकस, अब जैसे अब आर्टिस्ट सुनते हैं तो हम सोचते चलो पेंटिंग बनाते होंगे कैनवस पे, है ना? तो वॉल आर्टिस्ट कैसे बने आप? बचपन से तो ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि एक आर्टिस्ट जब भी अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो वो कॉपी करने से होता है, राइट? तो वो सेम वैसे ही होता था। जब हम बहुत छोटे थे तो न्यूज़पेपर के साथ एक मैगजीन आती थी, उसका नाम गोलगप्पा हुआ करता था, मुझे अच्छे से याद है। अब तो गोलगप्पा कहीं सुनने को भी नहीं मिलता। उसमें एक पेज होता था जिसपे ड्राइंग्स फीचर होती थी बच्चों की, जो शहर के बच्चे हैं वो लोग उनकी। तो उसे देख देख के मैं अपनी ड्राइंग बुक में बनाता था एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। और उसके बाद मैं स्केच करने लगा। द नेक्स्ट स्टेप वाज स्केचिंग द फेसेस। और उसके उसके थ्रू मुझे छोटे छोटे कमर्शियल मिलने लगे। इट वाज ड्यूरिंग माय हायर स्कूल्स। इसके बाद आई स्टार्टेड पेंटिंग ऑन कैनवस ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ माय कॉलेज। एंड देन आई थॉट कि मैं कुछ कंट्रीब्यूशन करूं फॉर द चिल्ड्रन ऑफ माय विलेज, जहाँ पे मेरा गांव है। बिकॉज मैं पढ़ने के लिए और अपनी आर्ट गैलरी के लिए बाहर आ गया था इस टाइम तक, रायपुर और बिलासपुर जैसे शहर में। तो मुझे ऐसा था कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं, बट उसके लिए अब बतौली एक ऐसा विलेज है जो है तो एक कस्बा, लेकिन उसके आसपास इट्स अ हिल स्टेशन। तो बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर ऊपर छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत बच्चे हैं। बट एजुकेशन का लेवल काफी पुअर है मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन पे वर्क करने के लिए मुझे बहुत बड़ा फंड चाहिए था, क्योंकि इतने सारे बच्चों के लिए एक साथ स्टेशनरी लेना इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क। तब मैंने एक सीरीज ऑफ आर्टिफैक्ट बनाया उस टाइम पे। और उसमें मैंने बनाया था बुद्धा और एलिफेंट, जो आप स्कल्पचर की बात कर रहे हैं। तो उसमें इट्स अ लिमिटेड सीरीज ऑफ आर्टिफैक्ट जिसमें 25 बुद्ध थे, 25 स्मॉल एलिफेंट, 25 बड़े एलिफेंट। एलिफेंट और बुद्धा ही क्यों? दैट इज बिकॉज कि मेरा घर मैनपाट के पास है, तो मैनपाट में तिब्बती शरणार्थियों को रखा गया है। जब तिब्बती लोग इंडिया आए शरण शरण लेने के लिए, तो उनको 3 जगह पे रखा गया था जो सबसे ठंडी जगह है इंडिया की, है ना? तो उसमें से एक बिल्कुल मेरे घर के पास है, दैट इज कॉल्ड मैनपाट। उसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। तो वहां पे उनकी मोनेस्ट्रीज है और हम वो बचपन से देखते आ रहे हैं। दैट्स व्हाई आई चोज बुद्धा। और साथ ही साथ मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सरगुजा है, विच इज अफेक्टेड बाय एलिफेंट्स। बहुत सारे वाइल्ड एलिफेंट है वहां पे। सो दैट इज द रीजन आई टुक एलिफेंट। और फिर इस पे मैंने अपने तरीके से इनको पेंट किया। एंड फॉर्चुनेटली आई मैनेज टू सेल दीज आर्टिफैक्ट्स इन मोर देन 15 कंट्रीज। मैक्सिको, लंदन, फिलीपींस, दुबई। और इससे जो प्रॉफिट होता था वो मैंने यूज किया अपने विलेज के बच्चों को यू नो इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो मी along with a few of my friends we started an NGO called Project Batoli, जिसपे हम बच्चों को अन एजुकेशनल यू नो अनकन्वेंशनल एजुकेशन ट्रेनिंग देते थे। जो विमेन है विलेज की उनको हम ट्रेनिंग देते थे, स्किल ट्रेनिंग देते थे, ताकि वो अपना लाइवलीहुड खुद से जनरेट कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कल्चर थिंग। अरे वाह, इतना तो, दिस इज वेरी गुड। तो आप तो बहुत
समाज सेवक भी हो आप तो। आई एम ट्राइंग। तो दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि आप गर्ग जी का इंस्टाग्राम पेज देखिए, है ना, एंजॉय हिज वर्क। और ऑल्सो आपकी एनजीओ का कोई वेबसाइट है क्या? यस यस, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है प्रोजेक्ट बतौली के नाम से। अच्छा। The website is right now it's under maintenance, but this is projectbatoli.org. The website is, or it is available in almost all the platform with the same name, Project Batoli. वेरी नाइस। तो दर्शकों से कहेंगे कि जाके देखिएगा और प्लीज सहयोग करिएगा इस Yes, बड़े and अच्छे कार्य also में। everybody is welcome to be a part of it because we have welcomed a lot of international volunteers जो आके हमारे मड हाउस में रहते हैं. So we have a mud house, जो हमारा volunteer house कहा जाता है in the village, जहाँ पे हम पूरी तरीके से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, एटलीस्ट वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम पूरी तरीके से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करें. खुद से ही वेरी। अपना खाना ग्रो करना, खुद से कुकिंग, खुद से एवरीथिंग. तो आप इतना ट्रैवल करते हो तो घर में कितना समय एक महीने में घर में कितने दिन बिता पाते हो आप? एक महीने में कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि कई बार तो 1 डेढ़ महीने 2 महीने ही बाहर हो जाते हैं. अच्छा। पर हाँ, ऑन एन एवरेज 5 से 6 दिन एक महीने में तो मुझे मिल ही जाते हैं घर पे. चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सर अभी हम समाप्त करते हैं इस इंटरव्यू को, है ना। और विश श्योर यू द श्योर. बेस्ट। आते रहिएगा। और जाते समय एनी पार्टिंग वर्ड्स ऑडियंस के लिए? um, मैं, अब ये बहुत टफ टास्क होता है बिकॉज जनरली ऐसा होता था कि जब भी मुझे एज अ जज भी बुलाया जाता था कहीं पे, तो एक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क ये होता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी इज ऑलरेडी डूइंग बेस्ट इन देयर लेवल. हाँ, अगर कुछ लोग स्टक हो गए हैं, जो मुझे कई बार कंप्लेन आती है कि आई एम स्टक, आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम स्टक, तो मुझे ऐसा लगता है क्रिएटिव ब्रेक लेना चाहिए सबको. क्रिएटिव ब्रेक लेना मतलब अगर मैं पेंटिंग कर रहा हूँ तो मैं पेंटिंग छोड़ के जितने दिन मेरा मन होता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, मैं किसी और वर्क पे काम करूँ. आई ट्रैवल और आई एक्सप्लोर और आई कुक. इस तरीके से जब आप डिफरेंट स्किल्स ट्राई करते हो तब आपका जो प्राइमरी वर्क है वो और ज्यादा निखर के आता है. तो एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ऑडियंस में से किसी भी टाइप का क्रिएटिव ब्लॉक हो रहा है किसी को, तो ट्राई टू फाइंड अनदर स्किल, ट्राई टू डेवलप अनदर स्किल. और आई एम मोर देन श्योर कि आपकी प्रीवियस स्किल को जिसमें आप एक्सपर्ट हो उसको और ज्यादा बूम मिलेगा ऐसा करने से. वेरी वेल सेड सर, मैं भी ये याद रखूंगा, है ना। और थैंक यू वेरी मच पराग जी. मैं कल ही ढूंढूंगा कुछ नया स्किल कर। बस प्रॉब्लम कभी कभी ये होता है, टाइम नहीं मिलता। तो हाँ. कोशिश करेंगे, है ना। और वेरी वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच. आशा करेंगे दोबारा आपसे मिलना हो। यस फॉर श्योर सून. नमस्कार। थैंक यू वेरी मच पराग जी.